तो नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में। आज मैं जवाब देने वाला हूं डायबिटिक पेशेंट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का। कुछ डायबिटिक लोगों ने पूछा है कि सर ये HbA1c क्या होता है, HbA1c का शुगर में क्या रोल है और HbA1c को कम करने से क्या होता है, यदि HbA1c बढ़ता जाएगा तो क्या होगा। इसके अलावा साथ में ही पूछा है कि सर विटामिन डी का शुगर को कंट्रोल करने में क्या रोल है। तो देखिए आज मैं इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक्चुअली HbA1c होता क्या है। देखिए HbA1c होता है, इसको बोला जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन काउंट। एक्चुअली जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा पीपी और फास्टिंग, ये दो टेस्ट होते हैं जिनको कि हम लोग शुगर के लिए जांच करवाते हैं। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा शुगर लेवल क्या है तो जनरली जो देखा जाता है वो पीपी और फास्टिंग करवाया जाता है। पीपी यानी पोस्ट पैरेंडियल और फास्टिंग यानी आप खाली पेट, यानी खाली पेट जो आपका टेस्ट होता है उसको फास्टिंग बोलते हैं और खाना खाने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद जो टेस्ट करवाया जाता है उसको पोस्ट पैरेंडियल बोलते हैं। अभी HbA1c का जो टेस्ट होता है ये 3 महीने का एवरेज टेस्ट होता है। अब HbA1c में होता क्या है, देखिए हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूकोज बाइंड हो जाता है, ग्लूकोज चिपक जाता है और ये जब ये ग्लूकोज चिपक जाता है इसकी लाइफ होती है 3 महीना। 3 महीने के बाद में जैसे जैसे हीमोग्लोबिन चेंज होता जाता है उसी तरीके से फिर नया ग्लूकोज नए हीमोग्लोबिन के साथ में ऐड होता जाता है। जब ये ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ में ऐड होता है तो इसी को बोला जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ में ग्लूकोज बंधा हुआ है। अब जब आप HbA1c का टेस्ट करवाते हो तो उस टेस्ट के अंदर आता है आपका पिछले 3 महीने में आपका एवरेज ब्लड के अंदर आपके हीमोग्लोबिन के साथ में कितना ग्लूकोज चिपका रहा है, आपका उसका लेवल क्या रहा है। अभी यदि लेवल की बात की जाए तो ये लेवल होता है 5 से 6 के बीच में, 5 से 5.5 और 6 तक भी है तो भी लगभग उसको बॉर्डर लाइन पर माना जाता है। लेकिन यदि ये आपका 6 से ज़्यादा आता है तो फिर माना जाता है कि आपका HbA1c बढ़ता जा रहा है। अभी HbA1c बढ़ने से होता क्या है, देखिए जैसे जैसे HbA1c बढ़ता जाएगा यानी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जा रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब ये ग्लूकोज जाता किधर है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ये ग्लूकोज जाता है हमारी सेल्स के अंदर। हमारी सेल में जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन क्या करती है, हमारे सेल का ढक्कन ओपन करती है। इंसुलिन एक चाबी का काम करती है जो हमारे सेल को ओपन करती है और फिर उसमें ग्लूकोज चला जाता है और ग्लूकोज वहां जाने के बाद में आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे स्पार्क करता है। लेकिन होता क्या है, जब कोई भी शुगर पेशेंट होता है तो उसका जो इंसुलिन है या तो इंसुलिन बॉडी के अंदर बनता ही नहीं है या फिर बनता है तो वो एक्टिव नहीं होता। अब उस केस में क्या हो जाता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ना चालू हो जाता है। अब ब्लड की भी एक लिमिट है, वो आपके ग्लूकोज को कब तक कंट्रोल करेगा, वो आपके ग्लूकोज को अपने अंदर कब तक रखेगा, अपने पास में कब तक रखेगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहने की स्थिति नहीं होती, जब ये ओवरफ्लो होने लगता है एक तरीके से, तो ये उन जगहों पर ग्लूकोज को डाल दिया जाता है जहां पर नर्व्स होती हैं, जहां पर नसों के गुच्छे होते हैं। अब ये नसों के गुच्छे कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे आंखों के पीछे, कानों के पीछे, पैरों की पिंडलियों में, सेक्सुअल ऑर्गन्स के पीछे, ये जहां जहां पर नसों के गुच्छे हैं वहां वहां पर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को डाल दिया जाता है। और जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज वहां पर डाल दिया जाता है तो वहां पर एक ग्लूकोज की, एक शुगर की एक परत बन जाती है और ये परत बनने की वजह से फिर हमारे ये जो नर्व्स हैं इनके कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कॉम्प्लिकेशन क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आंखों के नीचे यदि ग्लूकोज की परत बन जाएगी तो आंखों से दिखाई देना कम हो जाएगा, यानी धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि कानों के पीछे यदि ग्लूकोज की परत बन जाएगी तो कानों से सुनने में तकलीफ आने लगेगी और यदि पैर की पिंडलियों में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा और पैरों में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये HbA1c बढ़ने की वजह से ये सारे नर्व्स कॉम्प्लिकेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यदि HbA1c कम हो जाएगा तो हम नर्व्स कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यूके की एक लेटेस्ट स्टडी है जिसमें उन्होंने बताया कि यदि हम किसी भी व्यक्ति का 1% भी HbA1c कम करते हैं तो हम उसके 25% नर्व्स कॉम्प्लिकेशन को कम कर देते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस HbA1c को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है। यदि हम सिर्फ पीपी और फास्टिंग को ही कंट्रोल करने के लिए यदि हम सिर्फ दवा खाते रहेंगे और हम HbA1c को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम परमानेंट रूप से हम सही नहीं हो पाएंगे। हम लंबे समय तक ग्लूकोज को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम नॉर्मल आ जाए, एकदम सही आ जाए, तो हमें HbA1c को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं HbA1c का क्या रोल होता है और पीपी फास्टिंग का क्या रोल होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास मान लेते हैं कोई स्कूटर है या बाइक है और आप स्कूटर बाइक से आप 20 किलोमीटर जाते हो और आप 1 लीटर पेट्रोल में चले जाते हो, लेकिन हुआ क्या, आपका कार्बोरेटर का जेट खराब हो गया, अब वहां से फ्यूल ज्यादा जाने लगा। तभी हुआ ये कि सिर्फ 15 किलोमीटर चल के ही आपका 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास में 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप अपने उस कार्बोरेटर के जेट को रिपेयर करवा लीजिए। दूसरा सॉल्यूशन ये है, आप एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल के आप 20 किलोमीटर जाते रहिए। पहले आपका 1 लीटर में काम चलते रहता था, अब आपका 1.25 लीटर में काम चलते रहेगा। तो ये जो पीपी फास्टिंग को जो कंट्रोल करने के लिए हम लोग दवा खाते हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि हमने एक्स्ट्रा पेट्रोल डाल के हम हमारा काम चला रहे हैं। और HbA1c को कंट्रोल करना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आप अपना जेट रिपेयर कर रहे हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि HbA1c की क्या इंपॉर्टेंस होती है, HbA1c को क्यों कम करना चाहिए। अभी आप सोचेंगे सर HbA1c किन लोगों का बढ़ा हुआ हो सकता है। तो देखिए HbA1c जितने भी ऐसे लोग जिनका कि कमर का घेरा बढ़ा हुआ है, उनका HbA1c बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो डायबिटिक हैं या जो प्री डायबिटिक हैं, उनका HbA1c बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे लोग जिन्हें एशियन फिनोटाइप बोला जाता है, यानी जिनका कमर का घेरा बढ़ा हुआ है, उन लोगों को सबसे पहले अपना HbA1c जरूर चेक करवाना चाहिए। अब दूसरी चीज आ जाती है विटामिन डी। देखिए विटामिन डी भी ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए अपना बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करती है। यदि आप विटामिन डी, अब आप बोलेंगे सब मिलेगी कहां से, विटामिन डी मिलती है मैक्सिमम धूप से। यानी हमें जो हमारा शुगर पेशेंट है उसको कम से कम डेली आधा घंटा धूप में जरूर बैठना चाहिए। डेली धूप में बैठने से होगा क्या, उस पेशेंट को विटामिन डी मिलेगा जो उसके ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, उसके बॉडी के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो इन दोनों ही चीज़ों की तरफ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन डी की शरीर में कमी तो नहीं हो रही है, HbA1c बढ़ तो नहीं रहा है। विटामिन डी का हमारा स्तर बढ़ा रहे, उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धूप लेनी चाहिए और HbA1c को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो मुझे आज पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा HbA1c और विटामिन डी का रोल क्या होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि लोगों की भी मदद की जाए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी शुगर पेशेंट हैं आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। बाकी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बाकी आपने बड़े प्यार से इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।